बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़ूलॉजी के हवाले से मेरा पहला टॉपिक है। देखिए, चैप्टर है इनहेरिटेंस पैटर्न। इसमें जो हमने क्वेश्चन बात करनी है वो है द बर्थ ऑफ जेनेटिक्स। देखें, इसमें जेनेटिक्स है क्या। देखें, जेनेटिक्स जो है ये साइंटिफिक स्टडी है जी, साइंसी मुतालिया है, साइंटिफिक स्टडी है ऑफ हेरिडेटरी करैक्टर्स, जो विरासती खसूसियात हैं उनका ये साइंसी मुतालिया है। और ये ऐसे करैक्टर्स का मुतालिया है दैट ट्रांसमिट, जो मुंतकिल होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जी, जो वालदैन से जी मुंतकिल होते हैं ऑफस्प्रिंग की तरफ, औलाद की तरफ। या मैं यूं कहूं कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे करैक्टर्स की जो स्टडी है उसे हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में हम ये भी देखते हैं कि हाउ दीज इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर विरासत की शक्ल मौजूद हैं, ये किस तरह एक्सप्रेस करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो जेनेटिक्स क्या हुई? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडेटरी करैक्टर्स है। इसमें हम ऐसे करैक्टरिस्टिक्स की भी स्टडी करते हैं जो एक जनरेशन से, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होते हैं। और फिर इसमें यह भी देखना होता है कि ये करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह का एक्सप्रेशन करते हैं, ये इजहार करते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स के हवाले से बात करूं कि जेनेटिक्स की अहमियत क्या है, तो देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स में पहली बात ये समझ आती है आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म जो है ये किस तरह आइडेंटिकल बन जाते हैं। देखो, विद द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स के इल्म की बदौलत हमें यह पता चला है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो बगैर किसी चेंज के, विदाउट एनी चेंज, ये जो विरासती इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक करैक्टर्स हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं औलाद की तरफ, नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। तो जब जीन्स या करैक्टर्स विदाउट एनी चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चले जाएं, तो इससे यह जाहिर है कि वो जो ऑफस्प्रिंग हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म हैं जो बनेंगे, विदाउट एनी चेंज होंगे। और उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक्स की बदौलत हमें यह समझ आई है कि ऑर्गेनिज्म जो है ये क्यों आइडेंटिकल होते हैं। देखें, दूसरी इंपॉर्टेंस कि एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज की किस तरह की एवोल्यूशन होती है, किस तरह की चेंज आती है। देखें, जब जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आती रहती हैं। और ये चेंजेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होती जाती हैं। और इसका एट लास्ट रिजल्ट ये होता है कि एक न्यू स्पीशीज मार्ज़ वजूद में आ जाती है। तो नई स्पीशीज का जो बनना है वो भी इन विरासती करैक्टर्स के चेंज होने से है। इसे हम एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज कहते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज जो है ये भी हमें आमतौर पे जेनेटिक्स की बदौलत हमें समझ आई है कि जब ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज आएगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन,
तो बिल आखिर एक न्यू जो स्पीशीज है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह जो थर्ड इंपॉर्टेंस जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का हमारे पास आमतौर पे हसूल हो गया है विद द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। अब एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं? देखें, जब हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो इन जेनेटिक्स की बदौलत हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हासिल की हैं उनमें से हम देखो हार्मोन्स हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से हार्मोन के साथ साथ हमने मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स इनको बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मसलन हमने एग्रीकल्चरल जो प्लांट हैं उनके अंदर चेंज लाई है कि उनकी प्रोडक्शन को हमने इंक्रीज किया है। प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, ना सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है बल्कि उनको डिजीज रेजिस्टेंस बनाया है ताकि उन पे कम से कम जो है पैथोजिन का इन्फेक्शन हो सके। इसके अलावा हमने जीन थेरापी की मदद से मुख्तलिफ किस्म की जो जेनेटिक डिजीज थी जिनका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल था, तो हमने जीन को चेंज करके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज करके हमने उन डिजीज का ट्रीटमेंट किया कि हमने डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह हमने नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा हमने जो पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल आमतौर पे हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया। ये ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हम जीन्स की मैनिपुलेशन कर दें, जीन्स की चेंज कर दें, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो इस बर्थ ऑफ जेनेटिक्स में जो सबसे अहम रोल है वो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, उसकी बात शुरू करते हैं। देखें, जो ग्रीगर मेंडल है ये 1822 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और फिर 1884 में इसकी डेथ हो गई थी। अब देखें, ये प्रियस्ट था, ये एक पादरी था। इसने 11 ईयर्स तक मोनेस्ट्री के अंदर, गिरजाघर का जो गार्डन था, बाग था, उसने पाइसियम स्टाइवम को, जी मटर को ग्रो करवाया 11 ईयर्स तक। और इस तरीके से उन्होंने कई जनरेशन हासिल की और उसने ये जो 11 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए उससे जो फाइंडिंग हासिल हुई, उसने उस फाइंडिंग को ब्रियन सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। अब 1850 आमतौर पे 6 में, और फिर ये आमतौर पे पब्लिश्ड हो गया, इसका जो फाइंडिंग थी, जो काम था। और इसने क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद डाली। जो बुनियादी जेनेटिक्स है उसकी बुनियाद डालने वाला यही पेरियस्ट, यही ग्रीगर जो है वो मेंडल है। और ग्रीगर मेंडल ने जब आम तौर पे काम कर रहा था तो लोगों ने इसकी काम की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि इसका जो वर्क था वो
इसके काम करने के 34 ईयर्स बाद या उसकी डेथ के 16 ईयर्स बाद, यानी 1900 में आकर 3 साइंटिस्ट थे जी, सेशरमैश था, कोरन था और डेवरीज थे। इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इसके वर्क को रीडिस्कवर किया और इसके काम को एक्नॉलेज किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 34 ईयर्स तक जो उसने काम किया उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग इसके वर्क को एक्नॉलेज किया और इसके काम को तस्लीम किया। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पाइसियम स्टेमम पर क्यों किया था, कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि मेंडल की जो चॉइस थी पाइसियम स्टेमम की वो क्यों थी, यानी चॉइस ऑफ पी इन हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में पी की पाइसियम स्टेमम की क्यों चॉइस की, क्यों इंतखाब किया। पहली बात थी कि ये पाइसियम स्टेमम जो था ये इजीली कल्टीवेटेड था, इसे आसानी से कल्टीवेट कर सकते थे। दूसरी बात कि इसके जो फ्लावर थे वो हर्मैफ्रोडाइट थे, यानी उनके अंदर दोनों पार्ट मौजूद थे, बाइसेक्सुअल थे फ्लावर, मेल पार्ट भी मौजूद थे, फीमेल पार्ट भी मौजूद थे। और ये प्लांट नॉर्मली जो था ये सेल्फ फर्टिलाइज था, लेकिन हम इसे कंट्रोल करा के क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हासिल कर सकते थे, यानी इसे क्रॉस फर्टिलाइज भी करवा सकते थे कि मेल पार्ट या फीमेल पार्ट आमतौर पर रिमूव कर दें तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी हासिल किया जा सकता था। नॉर्मली ये सेल्फ फर्टिलाइज था, लेकिन हम इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हासिल कर सकते थे। अब वो कहना ये चाह रहा था कि इसका जो जनरेशन टाइम था वो बड़ा समाल था कि 2 या 3 आमतौर पे मंथ में ये जो क्रॉप थी ये तैयार हो जाती थी। तो इस तरीके से कम टाइम में उसने हासिल की मैनी जनरेशंस, कई जनरेशन उन्होंने हासिल कर ली इस मिनिमम जनरेशन टाइम की वजह से। अब उसने यहां मुख्तलिफ किस्म के ट्रेट स्टडी किए। आप जानते हैं कि 7 उसने ट्रेट स्टडी किए, और जो 7 ट्रेट उसने वहां स्टडी किए, हर ट्रेट की यानी ईच ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थी, और ये जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थी इनको उसने नाम दिया कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट। तो ये अल्टरनेटिव जो फॉर्म है ट्रेट की, दीज आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट। इसे उसने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट का नाम दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेंडल ने आमतौर पे कौन से ऐसे ट्रेट थे जो उसने स्टडी किए अपने एक्सपेरिमेंट में। देखें, उसने जो 7 ट्रेट स्टडी किए, लाजिम बात है कि अगर ये मैं ड्रा कर दूं, हर ट्रेट की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म थी। फर्ज करें कि ये ट्रेट है और ये 2 मैं उसकी कंट्रास्टिंग फॉर्म लिखूंगा। यहां मैं डोमिनेंट की बात करूंगा और यहां मैं रिसेसिव के हवाले से बात करूंगा। डोमिनेंट वो ट्रेट होते हैं जो F1 में जाहिर हो जाएं और रिसेसिव वो होते हैं जो F1 में मास्क हो जाए।
मसलन प्लांट की अगर हाइट के हवाले से बात करें तो हाइट एक ट्रेट है और उसकी दो फिनोटाइप थी, या वो टाल था या वो समाल था। अब जो टाल था ये 67 फीट तक आमतौर पे टाल था, और जो समाल था ये इंचेस में था, 9 से लेकर 18 इंचेस तक इसकी हाइट मौजूद थी। अब फ्लावर के मैं अगर कलर के हवाले से बात करूं, ये दूसरा ट्रेट है फ्लावर का कलर। डोमिनेंट जो है ये पर्पल था, तो पर्पल पी के अंदर डोमिनेटेड है फ्लावर का कलर, और जो वाइट था ये जी रिसेसिव था। इसी तरह अगर मैं फ्लावर के पोजीशन के हवाले से बात करूं कि फ्लावर की पोजीशन कहां थी, अगर एक्सियल था तो ये डोमिनेंट था, और अगर ये टर्मिनल था, चोटी पे लगा हुआ था, तो ये रिसेसिव था। एक्सियल होता है कि जब लीव और स्टेम के दरमियान प्रोड्यूस हो, उसे कहते हैं एक्सियल। तो ये फ्लावर की पोजीशन थी। और अगर मैं पॉड के कलर के हवाले से बात करूं, फली का कलर कैसा था, तो पॉड कलर में बात करूं तो ये ट्रेट होगा। इसकी दो फिनोटाइप थी, इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई थी, इन्फ्लेटेड थी, या कंस्ट्रिक्टेड थी, या पिचकी हुई थी। तो इन्फ्लेटेड जो है ये डोमिनेंट हो गई, और कंस्ट्रिक्टेड जो थी ये आमतौर पे रिसेसिव थी। सीड के अगर कलर के हवाले से मैं बात करूं कि सीड का देखें कलर कैसा था। अब सीड के कलर के हवाले से दो किस्म की उसकी फिनोटाइप थी जी। ये थी येलो, ये येलो जो है ये डोमिनेंट है, और दूसरा जो है ग्रीन, ये रिसेसिव था सीड के कलर के हवाले से। इसी तरह अगर सीड के मैं शेप के हवाले से बात करूं तो जो राउंड था ये डोमिनेंट था, और जो रिंकल था ये आमतौर पे रिसेसिव था। इसी तरह अगर मैं पॉड के ये शेप थी, पॉड की शेप है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है। अगर पॉड के मैं कलर के हवाले से बात करूं तो ध्यान में रखना कि पॉड का कलर जो है ये ग्रीन, यहां पॉड का जो कलर है वो ग्रीन डोमिनेटेड है, और जो येलो है ये रिसेसिव है। तो पॉड शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होगा, और जो कंस्ट्रिक्टेड होगा ये रिसेसिव होगा। पॉड कलर में ग्रीन, इधर देखें सीड कलर में ग्रीन रिसेसिव है, लेकिन पॉड कलर में ग्रीन जो है ये डोमिनेटेड है। इसी तरह मेंडल्स की जो अप्रोच थी, वो मेंडल की अप्रोच कौन सी थी? अब मेंडल की अप्रोच जो है वो बेहतर थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की उसने फाइंडिंग हासिल कर ली। देखें पहली अप्रोच ये थी कि उसका जो सिलेक्शन था पी प्लांट, वो आमतौर पे सिलेक्शन बेटर थी। वजह कि आपने देख लिया कि उसका जनरेशन टाइम कम था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशन वो हासिल कर सकता था। दूसरा ये था कि आपने देखा कि उसने जो प्लांट सेलेक्ट किया उसके अंदर 7 ट्रेट थे, लेकिन हर ट्रेट की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थी, यानी फिनोटाइप थी। इसी तरह आमतौर पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 तरह का काम किया, मैथमेटिशियन के तौर पे भी काम किया, यानी कैलकुलेशन भी करता रहा, और बायोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम किया। तो ये जो अप्रोचेस थी ये आमतौर पे उस एक्सपेरिमेंट में बेटर थी, जिसकी वजह से उसने 2 लॉज बना डाले। एक को नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरे को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अल्लाह हाफिज़।